यहाँ 10 दिन बाद में, तो वो सारे टीचर्स को इंट्रोड्यूस करवाना था मुझे। ठीक है। ठीक है, 1 बजे तब बाइक आपका ऑन है? हाँ सर। ठीक है। May I come in, sir? Yes, come in. नमस्ते सर। नमस्ते मैम। नमस्ते। Have a seat. थैंक यू सर। ओके, अपना मास्क उतार लीजिए। कैसे हैं आप? ठीक हो सर। बाहर गर्मी तो नहीं लग रही थी? नहीं सर। अच्छा, चलिए ठीक है। आप अपना परिचय इस तरह से देना आपको कि आपकी पहचान उजागर ना हो और हम साक्षात्कार प्रारंभ कर सकें। जी सर। सर मैं राजस्थान के जैसलमेर ज़िले के छोटे से गांव सांगड़ से बिलोंग करता हूं। मैंने अपनी 12th है वो अमर शहीद सागरमल गोपा सीनियर सेकेंडरी स्कूल जैसलमेर से की है और अपनी ग्रेजुएशन है वो जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर से प्राइवेट अभ्यर्थी के रूप में 2010 में की है। मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं और मैंने 12 वर्ष भारतीय वायुसेना में गरुड़ कमांडो के रूप में काम किया है सर। ठीक है। आपकी 2 चीज़ें मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही हैं। एक तो ये शहीद सागरमल, इनके बारे में थोड़ा बताएं जहां आपने पढ़ा है, और दूसरा क्वेश्चन गरुड़ कमांडो के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो पहले मुझे इसके बारे में बताएं, कौन थे ये, क्या इनका योगदान था हमारे देश की डिफेंस में? जी सर, सागरमल गोपा है वो स्वतंत्रता सेनानी थे। ये जैसलमेर के थे। इन्होंने जैसलमेर में 1914 से 1918 के बीच में जो स्वतंत्रता से संबंधित साहित्य है उसका इन्होंने रचना की थी। इन्होंने जैसलमेर के जो राजशाही थी उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। प्रजातंत्र की स्थापना के लिए इन्होंने आंदोलन किया था। जैसलमेर के प्रजामंडल आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था और किताबें भी लिखी थी। इसमें इन्होंने जैसलमेर का गुंडा राज और रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ये बुक लिखी थी। ठीक है। आपकी स्कूल का नाम है अमर शहीद। जी सर। शहीद तो अमर ही होते हैं हमेशा, जो भी शहीद होते हैं जी सर, हमेशा याद रहते हैं, उनकी कभी मृत्यु होती नहीं। फिर ये अमर आगे लगाने का औचित्य क्या है? जी सर, ये वहाँ के लोक भावना में है, उपाधि दी, उनको बहुत ज़्यादा मानते हैं लोग इसलिए। ओके, चलिए ठीक है। दूसरा, आपने गरुड़ कमांडो के तौर पे काम किया है और अभी गरुड़ कमांडो चर्चा में थे। जी सर। डिप्लॉयमेंट किया गया है जी सर, लद्दाख एरिया में। जी सर। क्या विशेषताएं होती हैं इनकी और बाकी जो नेवल फोर्स के कमांडो हैं उनसे कैसे अलग होते हैं ये? जी सर। सर गरुड़ कमांडो है ये भारतीय वायुसेना की स्पेशल फोर्स है। ये कारगिल युद्ध के बाद से एयरफोर्स को ज़रूरत पड़ी कि उनको एयर डिफेंस है, उसके साथ साथ है वो ग्राउंड फोर्सेज है, वो स्पेशलाइज चाहिए। इसके लिए 2004 में इसकी स्थापना की थी गरुड़ कमांडो की सर। और ये वर्तमान में ये नक्सल ऑप्स में भी डिप्लॉय है और डोकलाम में भी डिप्लॉय हुए थे सर। और ये मुख्य रूप से 5 स्किल है गरुड़ की: वेपन, डेमोलेशन, टैक्टिक्स, नेविगेशन, स्विमिंग और पैरा, इनमें ये ट्रेंड होते हैं सर। ठीक है, यानी ये हर तरह का युद्ध लड़ सकते हैं। जी सर। इनको ऑल वॉर एक्सपर्ट कहा जाता है। जी सर। ठीक है, अभी इनका डिप्लॉयमेंट कहाँ किया गया है लद्दाख में? हाँ जी सर, लद्दाख में स्पेशल जो गलवान वैली थी उसके पास में असिस्टेंट फोर्स के रूप में किया था सर। डायरेक्ट डिप्लॉयमेंट इनका नहीं था वहाँ। ठीक है,
आप एयरफोर्स में लंबे समय तक रहे, 6 से 18 तक। जी सर। एयरफोर्स में रहते हुए ऐसा आपने क्या क्या सीखा है जो आपको अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में यहाँ श्रेष्ठ साबित कर रहा है? जी सर, मेरे को एयरफोर्स में सबसे पहले तो डिसिप्लिन सिखाया है और एक लाइफ स्टाइल है वो सिखाई है। अलग लाइफ स्टाइल है सिविल कैंडिडेट से, डिसिप्लिन है, टाइम पंक्चुअलिटी है, ये सब सिखाया। उसके अलावा सर स्किल की बात करें तो मैं वेपन ट्रेंड हूँ सर, और डेमोलेशन में भी ट्रेंड हूँ मैं, और पैरा जंप की है मैंने, स्विमिंग आती है मेरे को, ज़रूरत पड़े तो ड्राइविंग कर सकता हूँ मैं सर। ये सब चीज़ें जो सिविल कैंडिडेट है उनसे थोड़ा अलग बनाती है सर मेरे को। ठीक है, एक आपने बताया कि आप सिविलियन कैंडिडेट से अलग हैं, तो अब आपको तो सिविलियन के साथ ही काम करना है। अभी तक आप रहे बिल्कुल अलग थलग एरिया में आपने काम किया है, तो सामंजस्य कैसे बिठाएंगे आप आम नागरिकों के साथ? जी सर, उनमें जो क्वालिटी है, उन्होंने जो RS प्री मेंस क्लियर किया वो क्वालिटी तो मेरे में उनसे केवल ये एक्स्ट्रा है 2-4 कैटेगरी जैसे कि आप सिविलियन नहीं रहे हैं। जी सर। सिविलियन लोगों से आपका ज़्यादा लगाव भी नहीं रहा है, जुड़ाव भी नहीं रहा है पिछले 10-15 साल में। जी सर। लेकिन अब आपको सिविलियंस के साथ उनके लिए काम करना है, आम लोगों के लिए। जी सर। तो आप उनसे जुड़ाव कैसे बनाएंगे? लोगों में तो ये भय नहीं रहेगा कि ये आर्मी वाला है, गुस्से में पता नहीं क्या बंदूक चला देगा, लोग आपके पास आने से कतराएंगे। जी सर, ये भी मेरी ट्रेनिंग का एक पार्ट था गरुड़ की ट्रेनिंग में, कि कैसे कोऑर्डिनेशन करना है, कैसे लोगों से इंट निकलवानी है, इंटेलिजेंस गैदरिंग कैसे करनी है, ये सब चीज़ें सिखाई है, तो मैं उनमें आराम से घुल मिल सकता हूँ सर। ओके, तो आपने अपनी जो सर्विस प्रेफरेंस है उसमें RPS को प्रायोरिटी दी है या RS को फर्स्ट पे रखा है? जी सर, फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी RS है, सेकंड है वो RPS है सर। लेकिन आप फिट तो ज़्यादा RS के लिए RPS के लिए हैं, आपको नहीं लगता कि पुलिस के लिए आप ज़्यादा फिट होते? वेपन्स आपको चलाना ही आता है, इंटेलिजेंस आपको आती है, विजिलेंस भी आप बता रहे हैं कि कर लेते हैं, और बाकी आपने काम भी चूंकि फोर्स में किया है, तो पुलिस फोर्स में आप काम करते तो ज़्यादा अच्छे रहते राज्य के लिए। जी सर, पुलिस में मैं काम करता तो बहुत अच्छा रहता है और मेरी इच्छा भी थी इसमें, लेकिन मैं एयरफोर्स से 12 वर्ष की आयु सर्विस के बाद से मेडिकल ग्राउंड पे बोर्डेड आउट हुआ हूँ सर। मेरी कंडीशन मेडिकली इतनी फिट नहीं थी जो गरुड़ में काम कर सकता हूँ, तो इसलिए RS को फर्स्ट प्रायोरिटी पे दिया। अच्छा, चलिए ठीक है। आप जैसलमेर के रहने वाले हैं? जी सर। जैसलमेर का एक किला है जिसको स्वर्ण किला भी कहा जाता है। जी सर। तो क्या वो सोने से बना हुआ है? जी सर, सोनार का किला। सोनार किला है इसका नाम है, उपाधि दी हुई सर। जैसलमेर का जो पत्थर है वो पीला पत्थर है कलर में, इस कारण से इसको उपाधि दी है सोनार किला, और जैसलमेर का नाम भी है स्वर्ण नगरी इसी पत्थर के कारण से है। इस किले के बारे में एक बहुत ही प्रसिद्ध उक्ति है, वो कौन सी है? घोड़ा जो है काट का पंड कीजे पखाण, लोह तण लूंगड़ा तो जोईजे जसान। सर ये पंक्ति है कि लकड़ी का घोड़ा हो और पत्थर के पैर हो और फौलादी शरीर हो तो आप इस किले पे चढ़ सकते हो या जैसलमेर तक पहुंच सकते हो सर। ठीक है। अब हमारा जो जैसलमेर है बहुत डेजर्ट वाला है। जी सर। और यहाँ का डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत कम है। जी सर। लेकिन इसके बावजूद भी पर्यटन की दृष्टि से राज्य का सिरमौर है, तो ऐसी कौन सी विशेषताएं या खूबियां हैं जैसलमेर की जो इसे पर्यटन में बहुत अग्रणी बना रहा है? जी सर, जैसलमेर में पर्यटन वो धार्मिक पर्यटन भी है, ऐतिहासिक पर्यटन भी है और हस्तशिल्प वाला पर्यटन है। ये 2-3 वेरिएंट है पर्यटन के सर। यहाँ की हवेलियाँ, किले, ये सब काफ़ी प्रसिद्ध है कलात्मकता के लिए, और धार्मिक पर्यटन के लिए रामदेवरा मंदिर है वहाँ, वो आस्था का प्रतीक है। तन्नोट माता का मंदिर है। और डेजर्ट में पर्यटन इंडिया में कहीं भी करना हो तो मेरे हिसाब से सर जैसलमेर ही एकमात्र ऐसा स्थान है। तो सम, खूड़ी, ये डेजर्ट पर्यटन के लिए फेमस है सर। अभी थोड़े दिन पहले हमारी जो गवर्नमेंट है इसके जितने भी MLA हैं सत्ता पक्ष वाले, वो जैसलमेर पहुंच गए थे। कौन से होटल या किले में उनको रखा गया था? जी सर, वो सूर्यागढ़ होटल में रुके थे। क्यों वहाँ पे ही ऐसा किया, मतलब वहाँ लेके गया इनको? जी सर, वहाँ तक जाने के लिए एक तो सिंगल रोड है, तो गवर्नमेंट के MLA को मतलब खरीद फरोख्त का ये डर था, तो वहाँ से उनकी कनेक्टिविटी है वो काटी जा सकती थी। दूसरी ये 5 स्टार होटल है, काफ़ी लग्जरियस होटल है सर,
इसका आंसर रखा। ठीक है, जैसलमेर पेट्रोलियम के दृष्टिकोण से भी रिच है, कौन कौन से पेट्रोल के कुएं हैं यहाँ पर? जी सर, यहाँ है तन्नोट में है, चन्ने वाला है, सादे वाला और बागे वाला, इन गाँव में पेट्रोलियम कुएं हैं। गुड। अच्छा, आप ई कॉमर्स के बारे में क्या जानते हैं? जी सर, इंटरनेट के माध्यम से कोई खरीदारी करनी या सेवा का उपयोग करना ई कॉमर्स है। आप इसके बारे में जानना और इसका उपयोग करना ये आपकी हॉबी है? जी सर। कितने प्रकार का होता है ई कॉमर्स? जी सर, मुख्य रूप से तो 3 मॉडल है ई कॉमर्स के। बिजनेस टू बिजनेस है, बिजनेस टू कस्टमर है, कस्टमर टू कस्टमर मॉडल है। क्या मतलब है इनका? बिजनेस टू बिजनेस है कि एक कंपनी है वो किसी दूसरी कंपनी से सामान या उत्पाद खरीदे। बिजनेस टू कस्टमर है तो वो है कि किसी कंपनी से डायरेक्ट कंज्यूमर है वो सामान खरीदे, जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, इनसे शॉपिंग करते हैं। और एक कंज्यूमर टू कंज्यूमर है सर, या कस्टमर टू कस्टमर है, इसमें वो सेकेंड हैंड चीज़ या कोई दूसरी निजी वस्तुएं कस्टमर टू कस्टमर खरीदते हैं। OLX वगैरह ये वेबसाइट है इसकी। गुड, ठीक है। ई कॉमर्स के 5 लाभ और 5 हानियाँ। जी सर, इसका सबसे बड़ा तो लाभ है कि समय की बचत है। दूसरा, आपको सिलेक्शन के लिए काफ़ी वाइड एरिया मिलता है, चीज़ें काफ़ी कम रेट में मिलती है आपको, और इजी रिटर्न पॉलिसी है इसकी, और भविष्य ई कॉमर्स शॉपिंग का है सर। और नुकसान क्या है? नुकसान है, छोटे व्यापारियों को नुकसान होता है सर। कई बार उत्पाद है वो सही नहीं आता है, रिटर्न पॉलिसी में गड़बड़ होती है, और फेक रिव्यू की भी दिक्कत है इसमें। फेक साइट भी बनती है जिससे जो नए कंज्यूमर है उनके साथ ठगी हो सकती है। ठीक है। ई कॉमर्स को अभी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में ई कॉमर्स के रेगुलेशन के लिए भी कुछ कानून बनाए गए हैं। कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं? जी सर, इसमें सबसे पहले तो कंपनियों को यह निर्देशित किया गया है कि वो उत्पादों में बहुत ज़्यादा भारी छूट नहीं दे सकते हैं। और दूसरा, जिन उत्पादों में कंपनियों का निजी निवेश है या खुद बनाती है उनको है वो बेच नहीं सकती है अपने प्लेटफॉर्म पे। और इसके अलावा है कि इजी रिटर्न पॉलिसी होनी चाहिए, जो 10 दिन की थी उसको बढ़ा के 30 दिन किया जाना चाहिए। और इनसे रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट है तो उसका सेटलमेंट बॉडी एक बनाई है। ठीक है। और कितने दिन में सेटलमेंट होना चाहिए? सर 30 दिन का है। ऑनलाइन एक पोर्टल है, कंज्यूमर हेल्पलाइन गवर्नमेंट का पोर्टल है, उस पर रजिस्ट्रेशन करें तो उस पर 30 दिन में सेटलमेंट होगा। नहीं होता है तो फिर आगे अपील कर सकते हैं आप कंज्यूमर कोर्ट में। और ठीक है, चलिए, आपने हिस्ट्री, पॉलिटी और सोशियोलॉजी ग्रेजुएशन में रखा है। जी सर। तो आप ये बताइए, पॉलिटिकल साइंस, इसमें साइंस क्या है? जी सर, साइंस है भविष्यवाणी करना या उसका पूर्वानुमान लगाना, ये तो साइंस है सर। तो क्या आप पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि इस बार जो हमारे देश में चुनाव चल रहे हैं अभी 5 राज्यों में, कौन से राज्य में कौन जीतेगा? सर, इसका सटीक पूर्वानुमान तो नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन एक बड़ा सर्वे किया जा सकता है। ठीक है। एग्जिट पोल और प्री पोल सर्वे ये चर्चा में रहते हैं, क्या होते हैं ये? जी सर, ये चुनाव से पहले है वो किए जाते हैं सर्वे, और इलेक्शन होने के बाद या रिजल्ट से एक दिन पहले इनको मीडिया द्वारा जारी किया जाता है कि कौन सी पार्टी। एग्जिट पोल रिजल्ट से एक दिन पहले जारी किया जाता है या कब जारी होता है? एग्जिट पोल तो रिजल्ट से एक दिन पहले जारी किया जा सकता है। अच्छा, श्योर है आप? सॉरी सर, श्योर नहीं। अच्छा, चलिए, कोई बात नहीं। हमारे देश के अंदर जो आम नागरिक हैं उनको कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? जी सर, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक मूल अधिकार है सर। कौन कौन से मूल अधिकार दिए गए हैं? विधि के समान समक्ष समता का अधिकार है, विचरण का है, और वाक और अभिव्यक्ति का मूल अधिकार। एक तो जैसे हो गया समानता का अधिकार, दूसरा कौन सा है? समानता का अधिकार है। स्वतंत्रता? स्वतंत्र, जी सर, समानता, स्वतंत्रता और विचरण का, वाक, अभिव्यक्ति। स्वतंत्रता में आ गए। जी सर। तीसरा अधिकार बताएं, मूल अधिकार। सॉरी सर, रिकॉल नहीं हो रहा। कोई बात नहीं। आप जोधपुर के रहने वाले हैं, जोधपुर के निवासी हैं? जैसलमेर के निवासी हैं। आपका संभाग जोधपुर आता है? जी सर। तो आपके संभाग से कितने मुख्यमंत्री हुए हैं अब तक राजस्थान के?
जी सर, 2 मुख्यमंत्री हैं, कौन कौन? श्री जननारायण व्यास और श्री अशोक गहलोत। अच्छा, कोई न्यायाधीश भी जो जोधपुर में जो हाई कोर्ट है राजस्थान का, वहाँ के रहे हों? सॉरी सर, मेरे को अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। हिस्ट्री में कौन सा पोर्शन आपका बहुत अच्छा है जिसमें हम बात कर सकते हैं? जी सर, राजस्थान हिस्ट्री मेरी ठीक राजस्थान है। हिस्ट्री। जी सर। मारवाड़ का इतिहास मेवाड़ के इतिहास से किस प्रकार भिन्न है? जी सर, मारवाड़ का इतिहास और मेवाड़ के इतिहास में मुख्य रूप से तो मुगलों से संघर्ष के लिए है वो भिन्नता है। मेवाड़ ने वो मुगलों की अधीनता डायरेक्टली स्वीकार नहीं की थी और मारवाड़ ने कर ली थी सर। ठीक है, इसके कारण क्या थे? सर, भौगोलिक परिस्थिति इसका मुख्य कारण था। मेवाड़ में अरावली है, पहाड़ी क्षेत्र है, छापामार युद्ध पद्धति के लिए वो उपयुक्त स्थान है, इस कारण से वो युद्ध जारी रखा। और मारवाड़ में वो इसका अभाव है सर। ओके, जोधपुर में एयरबेस है? जी सर। क्या विशेषताएं हैं उसकी? जी सर, एशिया का सबसे बड़ा एयरबेस है, जोधपुर एयरबेस है। फाइटर है, हेलीकॉप्टर और ट्रांसपोर्टर सब है। ठीक है, ये जो राफेल अभी हमारे देश में लाया जा रहा है, कुछ तो आ चुके हैं, अप्रैल में भी आने वाले हैं, इनकी तकनीकी विशेषताएं क्या क्या हैं? जी सर, राफेल है वो 4.5G टेक्नोलॉजी पे आधारित है सर, और वर्ल्ड का एकमात्र एयरक्राफ्ट है जो अपने वजन से 1.5 गुना ज़्यादा पेलोड ले जा सकता है सर। और इसके ऊपर मिसाइल के भी काफ़ी ज़्यादा पोर्ट्स लगे हुए हैं, इसलिए इसकी पेलोड क्षमता भी काफ़ी ज़्यादा है सर। और एक बार हवा में उड़ने के बाद कंटिन्यू ये 10 घंटे तक एयर रिफ्यूलिंग के बाद उड़ान भर सकता है सर। ओके, और अगर मान लीजिए इसका एयर में ही रिफ्यूलिंग करा दिया जाए तो क्या कंटिन्यू ये मतलब प्लेन जो है वो उड़ान भर सकता है? जी सर, 10 घंटे तक कंटिन्यू उड़ान भर सकता है। और अभी जो 3 लेटेस्ट एयरक्राफ्ट आए हैं उनकी एयर रिफ्यूलिंग ही हुई बिना रुके, फ्रांस से इंडिया आए सर। ओके, ठीक है। मेरा आपसे अंतिम प्रश्न है, आपने सोशियोलॉजी भी पढ़ा है, तो सोशियोलॉजी के अंतर्गत संस्कृतिकरण की एक अवधारणा आती है, ये क्या होती है? जी सर, इसमें एक समाज या वर्ग है वो अपने से उच्च वर्ग या समाज के रीति रिवाज, खान पान, पहनावा, ये सब है वो ग्रहित करता है और 2 से 4 पीढ़ी में उस समाज का हिस्सा बनता है। इसको संस्कृतिकरण कहते हैं। इसके लाभ क्या हैं? लाभ सर, एक तो उस समाज में संगठन की भावना आती है, अपने पद को वो समाज में ऊपर करते हैं, अपनी संस्कृति को सुधारने का प्रयास करते हैं वो। ओके, अनुलोम विवाह क्या होते हैं? अनुलोम विवाह सर, उच्च जाति का पुरुष और उच्च जाति की महिला और निम्न जाति का पुरुष है वो विवाह करते, तो अनुलोम विवाह। ठीक है सर, प्लीज। आपने फ्लाइंग करी है? जी सर। कुछ तकनीकी एस्पेक्ट्स भी मालूम है आपको उसके? जी सर, मैंने हवाई जहाज उड़ाया नहीं, मैं उसके अंदर बैठा हूँ, पैराजंप के लिए फ्लाइंग में गया हूँ सर। ओके, हवाई जहाज का जो सामने वाला पंख होता है या पीछे वाला पंख जो होता है, उसकी कोई प्रोफाइल होती है? सॉरी सर, इसका मेरे को आइडिया नहीं है सर। चलिए, इजेक्शन सीट कैसे काम करती है? जी सर, इसके इजेक्शन सीट है वो केवल फाइटर एयरक्राफ्ट में लगती है सर, और उस सीट के नीचे छोटे छोटे 2 से 4 अलग अलग मॉडल में अलग अलग हिसाब से रॉकेट लगे होते हैं। तो इमरजेंसी बटन दबाते ही वो रॉकेट है वो प्रेशर के साथ पूरी सीट को ही एयरक्राफ्ट से अलग करके फेंकते हैं प्रेशर के साथ, और सीट में पैरासूट लगा होता है वो एक्टिवेट होता है उसके बाद। तो अपने जो विंग कमांडर थे? जी सर। क्या नाम था जो अभी बड़े मशहूर थे? विंग कमांडर अभिनंदन। जो हम उनके हीरो मानते हैं। आप ये बताएं कि भारत सरकार की क्या पॉलिसी ऐसी थी कि इतनी जल्दी पाकिस्तान ने घुटने टेक दी और उनको बाइज्जत वापस कर दिया? सर, भारत सरकार ने पहले तो है वो अटैक होते थे तो वापस कोई रिप्लाई नहीं करते थे, डिप्लोमेटिक तौर पे उनका विरोध करना, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मुद्दा उठाना, ये सब काम करते थे। उनको डायरेक्टली वो सैन्य कार्रवाई से जवाब नहीं देते थे। और उड़ी हमले के बाद और पुलवामा के बाद से डायरेक्ट है वो LOC और IB क्रॉस करके अटैक किया सर, पॉलिसी शिफ्ट किया है। तो पाकिस्तान वाकई में डर गया था? जी सर। चलिए, बांग्लादेश वॉर का आपको आइडिया है? जी सर, थोड़ा बहुत पढ़ा है सर। जब बांग्लादेश वॉर में पाकिस्तान आर्मी ने सरेंडर किया था, जी सर, तो अप्रॉक्सीमेटली कितने
कितनी सेना थी उनकी? सर उनके 93,000 सैनिक थे। गुड। पूरा एम्युनिशन था? जी सर। पूरा राशन था? जी सर। नहीं था तो खाली जज्बा नहीं था? जी सर। जी सर। फिर भी हमने 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर वापस कर दिए। जी सर। अगर उस समय हम कश्मीर का मुद्दा सॉल्व करने की कोशिश करते जी तो सर। क्या वो हो सकता था? जी सर, तात्कालिक परिस्थितियाँ हो सकता है कुछ अलग हो, और एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता भी है, जिनेवा समझौता है, जिनेवा संधि, उसके अंतर्गत है वो इनको बंदियों को छोड़ना तो ज़रूरी था। जो बल्कि इसके बदले में हम कोई नेगोशिएट कर सकते थे अच्छी चीज़, जो कर नहीं पाए। ये फेलियर हो सकता है सर, मेरे हिसाब से डिप्लोमेटिक फेलियर। उस समय हमारे कमांडर कौन थे? जी सर, सैम वॉर फ्रंट पे जगजीत सिंह अरोड़ा सर थे, वो तो सर ग्राउंड पे थे, और चीफ थे वो सैम मानक सर थे। पाकिस्तान जगदीश सिंह अरोड़ा यहाँ थे, पाकिस्तान के कौन थे? सर उनके जनरल नियाजी एक उनमें क्या संबंध था? सॉरी सर, संबंध पता नहीं। वो एक ही डिफेंस कॉलेज में पढ़े थे? जी सर, मेरे को पता नहीं था। कोलीग्स थे वो? जी सर। पर क्योंकि जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान चले गई है, जी और सर। अपने दोस्त को ही सरेंडर करना पड़ा। जी ठीक है, ये था उसका। हाँ, सैम मानेकशॉ का नाम लिया आपने? जी सर। फील्ड मार्शल। जी सर। फील्ड मार्शल कितने स्टार रैंक होता है? जी सर, 5 स्टार रैंक होता है। और कौन कौन थे फील्ड मार्शल? जी सर, आर्मी में तो एक और थे, फील्ड मार्शल KM करीप्पा सर थे, और एयरफोर्स में है वो अर्जुन सिंह सर थे। गुड। एक फुटबॉल टूर्नामेंट है, जी सर। बड़ा पॉपुलर फुटबॉल टूर्नामेंट, ईस्ट की तरफ ज़्यादा, कलकत्ता की तरफ ज़्यादा पॉपुलर है वो, जो कि हमारे एक इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ थे उनके नाम पे है। कौन सा है? सॉरी सर, रिकॉल नहीं आ रहा। सुब्रतो कप सुना है? जी सर, सुब्रतो कप का नाम तो नहीं सुना सर, जबकि सुब्रतो मुखर्जी एयरफोर्स के पहले चीफ थे सर, इंडियन चीफ पहले सुब्रतो मुखर्जी सर तो थे। ये जो सुब्रतो कप जो है ये उन्हीं के नाम पे है, क्योंकि बंगाल में फुटबॉल बहुत मशहूर होती है और ये बंगाली थे, जी सर। इसलिए है ना। चलिए, OROP के बारे में बताएगा। जी सर, 1 रैंक 1 पेंशन इसके फुल फॉर्म है सर। और ये जो सैनिक है ये मांग कर रहे हैं कि मान लो कोई 20 साल सर्विस करके एक सिपाही रैंक से रिटायर हुआ है, 95 में हुआ है मान लो, तो अभी जो 20 साल करके 2021 में रिटायर हो रहा है, तो उनकी और उसकी पेंशन है वो सेम होनी चाहिए, इसके बीच में गैप नहीं होना चाहिए। लेंथ ऑफ सर्विस और रैंक है उसके हिसाब से पेंशन सेम होनी चाहिए। तो अब क्या एक्स सर्विसमैन जितने भी हैं जी सर। वो जनरली सेटिस्फाइड हैं? नहीं सर, सेटिस्फाइड नहीं है सर। अभी भी नहीं है? नहीं सर, फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं है सर। खैर वो बात अपन अभी नहीं कर सकते हैं इस पर। आप मुझे बताएं, ये जो लायन कैपिटल जो करा था, हमारे 3 शेर जो हैं। जी सर, अशोक स्तंभ सर। हाँ, ये 3 शेर हैं या 4? जी सर, ये 4 है। आप नोट देखेंगे, RBI में देखेंगे, कहीं पे देखेंगे, 3 शेर नजर आते हैं। तो सर इसका व्यू 2D है, इसलिए सर 3D व्यू में देखे तो 4, तो एक और पीछे ये रहे। कहाँ का है ये? जी सर, ये सारनाथ अभिलेख है, अशोक का उसका है सर। गुड। अभी आपने कमांडोज का जिक्र किया था, जी सर। तो ये गरुड़ का जो है, मतलब ये भी कमांडोज ग्रुप है? जी सर। गरुड़ नाम कहाँ से आया है? सर भगवान विष्णु के वाहन है, उसका नाम गरुड़ है सर, वहाँ से आया हुआ। नेपाल की एयरलाइन का नाम क्या है? सॉरी सर, नेपाल का मेरे को पता नहीं। इंडोनेशिया की एयरलाइन का नाम गरुड़ एयरलाइन है सर। गुड। चलिए, अभी ये जो कमांडो ग्रुप है, तो पहली बात है बताइए कि कमांडो ग्रुप और ऑर्डिनरी जो फोर्सेस होती हैं उनमें क्या फर्क होता है? सर कमांडो है वो हर परिस्थिति में ज़मीन, हवा और पानी तीनों जगह युद्ध करने में सक्षम होता है, और उसमें 5 स्किल होती है, जबकि जो नॉर्मल सैनिक है वो इसके लिए ट्रेंड नहीं होता, उसमें केवल 1 स्किल हो सकती है। तो जो कमांडो ग्रुप का होता है, जी सर। उनको क्या प्रमोशन जल्दी मिलते हैं? नहीं सर, प्रमोशन पॉलिसी एयरफोर्स का तो मेरे को पता है सर, सेम पॉलिसी रहती है उनकी, अलग से कुछ नहीं रहता सर।
तो क्या फिजिकली फिट ज़्यादा होते हैं कमांडो ग्रुप? जी सर, फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा होती है, उनको एनी टाइम फिट रहना पड़ता है और हर 3 महीने में टेस्ट जनरेट होते हैं, वो करवाते रहते हैं फिजिकल के, वो क्लियर करने पड़ते हैं, नहीं तो आउट कर देते हैं। तो क्या उनकी रिटायरमेंट एज भी जल्दी होती है? नहीं सर, उनको दूसरे ट्रेड में डाल देते हैं सर। ओके, तो अभी जो नक्सलाइट का मूवमेंट, अभी जो हमारे साथ एक हादसा गुजरा है, जी सर। उसमें कौन सा कमांडो ग्रुप था? जी सर, इसमें सीआरपीएफ का कोबरा कमांड होता है सर। कोबरा का मतलब क्या है पूरा? सॉरी सर, इसकी फुल फॉर्म मेरे को पता नहीं है, एक एग्जैक्ट वर्ड है इसका, वो नहीं पता। शाम को मालूम कर लीजिए क्योंकि कोई पूछ सकता है। जी सर। ठीक है, फाइन। पर ये ऐसा कैसे हुआ कि हमारी 2000 की स्ट्रेंथ थी, वो तो 2000 नहीं होंगे कम से कम नक्सलाइट्स। जी सर। कम थे। जी सर। फिर भी हमारे करीब 32 जवान शहीद हुए, तो आप क्या सोचते हैं कि फेलियर था किसी चीज़ का हमारे? जी सर, ये इंटेलिजेंस फेलियर था, क्लियरली इसमें मतलब पता चलता है कि इंटेलिजेंस फेलियर था और वो काउंटर टैक्टिक्स है वो ज़्यादा यूज हुई है। नक्सलियों ने एक उनका कमांडर है हिडम्बा करके, उसकी जानबूझ के अफवाह फैलाई कि वो इस एरिया में काफ़ी दिनों से सक्रिय है, तो वो फेक इंटेलिजेंस आई फोर्सेस के पास में और उसको ढूंढने के लिए गए और उनको एम्बुश में कैप्चर कर लिया सर। और वो ह्यूमन शील्ड भी यूज़ करते हैं सर, गांव के औरतें बच्चे और जो बूढ़े होते हैं उनको आगे ले आते हैं और उनके पीछे से वो लड़ाई करते हैं, तो डिफेंस फोर्सेस जाती है, ये सर डायरेक्टली गोली नहीं चलाती है। तो ये जो माओ लोग हैं, जी माओ की क्या थ्योरी है? सर, वर्ग संघर्ष पर आधारित थ्योरी है कि संसाधनों का समान वितरण होना चाहिए सब में। चलिए राजस्थान लौट के आते हैं। जी सर। राजस्थान के खनिज पदार्थ और यहाँ की धातुओं के बारे में बताएंगे। सर, राजस्थान में मुख्य रूप से अधात्विक खनिज होते हैं, वो होते हैं और सबसे ज़्यादा अधात्विक खनिज है वो राजस्थान में ही होते हैं और 81 प्रकार के टोटल खनिज राजस्थान में होते हैं, जिनमें से 57 खनिज का दोहन हो रहा है सर यहाँ। और पश्चिम राजस्थान मुख्य रूप से अधात्विक खनिजों में भी वो ऊर्जा खनिज है वो ज़्यादा होते हैं, पेट्रोलियम, कोयला, गैस। ये जैसलमेर की एक कैबिनेट बटालियन भी है। जी सर, वो जहाँ तक मेरे को रिकॉल हो रहा बीकानेर की है सर। बीकानेर, जी सर। तो ये जो ऊंट होते हैं, जी सर, ये रेगिस्तान में तो होते हैं, क्या ठंडे प्रदेशों में भी होते हैं? जी सर, ठंडे प्रदेशों में भी होते हैं, ये लेह लद्दाख में भी होते हैं, चाइना गोबी डेजर्ट है चाइना का, उसमें भी होते हैं, मंगोलिया में भी होते हैं। मंगोलिया में? जी सर। मंगोलिया लैंडलॉक्ड कहलाता है। जी सर। लैंडलॉक्ड का मतलब क्या होता है? सर, उसका बॉर्डर समुद्र से नहीं लगता, चारों ओर से किसी न किसी देश से घिरा हुआ हो जो देश, उसको लैंडलॉक्ड कहते हैं। गुड। राजस्थान मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री जो योजनाएं जो हैं, जी सर, स्पेशली बालिकाओं के लिए, जी सर, किसी एक का मुझे बताएं और उस पर थोड़ा सा इलैबोरेट करें। जी सर, एक योजना है मुख्यमंत्री निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण योजना है सर। इसमें कक्षा 6 से 10 तक की जो भी बालिकाएं हैं उनको, और जो स्कूल नहीं जाने वाली 10 वर्ष से 19 वर्ष तक की बालिकाएं, उनको प्रति माह है 12 नैपकिन बांटे जाते हैं सर। शिक्षा के प्रति क्या है? जी सर, शिक्षा के लिए बालिका शिक्षण विहार योजना है गवर्नमेंट की, उसमें वो SC ST आदिवासी क्षेत्र की ऐसी विधवा या परित्यक्ताएं, उनको 10वीं पास करवाने के लिए शिक्षण विहार बनाए जा रहे हैं सर। आपने ई-कॉमर्स लिखा है? जी सर। तो मतलब ई-गवर्नेंस का भी आपको आइडिया होगा? सर, थोड़ा बहुत है, ज़्यादा तो नहीं सर। थोड़ा ही बताएं। जी सर। आखिरी क्वेश्चन है। जी सर, ई-गवर्नेंस यानी सर संपर्क राजस्थान पोर्टल बनवाया है राजस्थान गवर्नमेंट ने, तो इस पे ऑनलाइन अपन कंप्लेन खुद भी कर सकते हैं, 181 नंबर डायल करके कंप्लेन करवा सकते हैं। एक जन आधार पोर्टल है, उस पे सरकार की सारी योजनाओं की जानकारी मिलती है सर। तो क्या हम सरकार को सुझाव भी दे सकते हैं या खाली सरकार की तरफ से ही हमारी तरफ इंफॉर्मेशन आती है? नहीं सर, सुझाव भी दे सकते हैं और कंप्लेन भी कर सकते हैं। थैंक यू। ई-कॉमर्स आपकी हॉबी है? जी। कुछ ई-कॉमर्स साइट्स का नाम है, वेबसाइट्स, एप्लीकेशन, किसी का नाम बताइए।
जी मैम, अमेज़न इंडिया है, फ्लिपकार्ट है, प्रेक्टो है, मैड लाइफ है, 1mg। ठीक है। फ्लिपकार्ट के सीईओ कौन है? मैम विनीत बंसल और संजय बंसल थे, ये इन दोनों ने बनाई थी और अभी ये वॉलमार्ट कंपनी ने इसको खरीद लिया है। कल्याण कृष्ण मूर्ति अभी सीईओ है इसके। ठीक है। अच्छा, कैरेट लेन करके भी एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, जानते हैं आप? सॉरी मैम। ब्लू स्टोन। सॉरी मैम। अच्छा, जैसे हम देखें अगर इन जनरल किसी भी ई कॉमर्स ऐसे जो वेबसाइट्स होती हैं, इनके ऊपर जो प्राइसेस होते हैं जी मैम। वो बाजार में जितने के सामान मिलते हैं उससे काफ़ी कम होते हैं। जी मैम। ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाता है इतना वेरिएशन कॉस्ट के अंदर? एक तो मैम इनमें बीच की कड़ी होती है जो वो ख़त्म हो जाती है, जिनको दलाल होते हैं कई या कई स्टेप से अपन तक पहुंचता है सामान, ये डायरेक्ट कंपनी से ही लेते हैं। दूसरा इनकी थ्योरी रहती है सर मैक्सिमम सेल मिनिमम प्रॉफिट बेस पे ये काम करते हैं, इस कारण से कम होता है। अच्छा, कई बार इसके फेक प्रोडक्ट्स भी आ जाते हैं हमारे पास, जी मैम। तो इसके लिए कुछ पॉलिसी नहीं है इनकी कि कैसे इनको कंट्रोल किया जाए? फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इनके कुछ खाने के प्रोडक्ट्स की जी। या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की, जी मैम। उनकी तो रिटर्न पॉलिसी भी नहीं होती। जी मैम। रिटर्न पॉलिसी मैम, यदि फेक प्रोडक्ट आ जाए तो उसको रिटर्न पॉलिसी नहीं होते हुए भी कस्टमर केयर बात करके रिटर्न कर सकते हैं मैम। ठीक है। अच्छा, इन जनरल अगर हम बात करें तो ई कॉमर्स वेबसाइट्स पैसा कैसे कमाती है, क्या मॉडल है इनका? मैम इनका एक तो ऐड के माध्यम से भी कमाती है, फिर जो मिनिमम प्रॉफिट मैक्सिमम सेल बेस पे ये काम करती है तो उस पर भी इनको काफ़ी प्रॉफिट रहता है, सेल बहुत ज़्यादा होती है मैम इनकी। अच्छा, ठीक है। अभी कोरोना के टाइम पे ई कॉमर्स वेबसाइट्स का भी काफ़ी मतलब बेनिफिट हम देख रहे हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं क्या एग्जैक्टली इकोनॉमी पे इम्पैक्ट रहा है इसका? मैम ये कोरोना के बाद से वो टियर 2 और टियर 3 यानी छोटे शहर है, उनमें 90% जो ग्राहक इनके नए बन रहे हैं वो इन छोटे गांवों से या शहरों से बन रहे हैं। इससे इकोनॉमी बूस्ट हो रही है। गांवों में जो लोग हैं वो चीज़ कहीं मिल नहीं पाती, खेती से संबंधित कई आइटम है, खाद है, उनके लोगों को नॉलेज नहीं होती है। तो वेबसाइट ऐसी है कई जिन पे आप फसल का फ़ोटो डाल दो तो वो बता देते हैं कि आपके फसल में ये बीमारी है, इस बीमारी के लिए ये दवाई चाहिए, तो आप उसको चाहे तो ऑफलाइन ख़रीद सकते हैं, चाहे उसी ऐप से ऑर्डर कर सकते हैं या किसी दूसरी ऐप से ऑर्डर कर सकते हैं। या कोरोना में किसी को बीमारी हो गई तो आप पहले से ही बीमारी फैली हुई है तो हॉस्पिटल में जाके चेक नहीं करवा सकते, या मैं जहाँ रहता हूँ वो छोटा सा कस्बा है, हर बीमारी के डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो प्रेक्टो ऐप है या दूसरी भी कई ऐप है जिनमें डॉक्टर वीडियो कॉल के माध्यम से ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। हर स्पेशलिटी के डॉक्टर वहाँ अवेलेबल है और वो दवाई भी नहीं मिलती है तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। तो अच्छा, आप मुझे बताइए कि रिजर्वेशन होना चाहिए या नहीं? जी मैम, रिजर्वेशन होना चाहिए। किस प्रकार का रिजर्वेशन चाहते हैं? मैम रिजर्वेशन है, इसमें जो भी बाधाएं हैं या विसंगतियां हैं वो दूर होनी चाहिए, और जैसे ओबीसी में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आया वैसे दूसरी कैटेगरी में भी ऐसा कॉन्सेप्ट आ जाए तो जिन्होंने एक बार फ़ायदा ले लिया या जो सक्षम हो गए हैं उनको दोबारा ना मिलकर जो उसके रियल बेनिफिट लेना चाहते हैं उनको मिलना चाहिए। ठीक है। अच्छा, राजस्थान की सीमा से लगे कुछ जिलों के नाम बताइए। जी मैम, अंतर्राष्ट्रीय जिले या बॉर्डर के चारों तरफ आप बता दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय हो या भारत के। जी मैम, पाकिस्तान के तो 9 ज़िले हैं वो लगते हैं, रहमियार खान है, मीरपुर है, खैरपुर है, सांगड़ है और थारपारकर है, अमरकोट है, ये ज़िले लगते हैं। और गुजरात बॉर्डर से थराद ज़िला लगता है, और एमपी का है वो ग्वालियर ज़िला लगता है, हरियाणा का महेंद्रगढ़ है, रेवाड़ी है, ये ज़िले मुख्य रूप से लगते हैं। आखिरी सवाल ये बताइए कि अगर आप आरएएस ऑफिसर बन जाते हैं जी मैम, तो आपका क्या महत्वपूर्ण योगदान होगा राजस्थान को अच्छा करने के लिए? जी मैम, मेरी हॉबी ई कॉमर्स है तो मैं इसका उपयोग राजस्थान मतलब प्रशासन में कर सकता हूँ, और वैसे गवर्नमेंट भी इसको इनिशिएट कर रही है, काफ़ी प्रोत्साहित कर रही है। एक GEM है, वो वेबसाइट बनाई है गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है कि जो भी सरकारी कार्यालय है, केंद्र सरकार के कार्यालय है,
उसमें कोई भी चीज़ का प्रोक्योरमेंट होगा तो सबसे पहले वो GEM वेबसाइट पे जाके देखा जाएगा कि उस पर अवेलेबल है, तो आप उसको दूसरी जगह से नहीं खरीद सकते। तो ऐसा सजेशन दूंगा कि राजस्थान गवर्नमेंट में भी ऐसे आए, तो इससे पारदर्शिता भी आएगी, सामान की क्वालिटी भी अच्छी आएगी और पैसों की भी बचत होगी। ठीक है। और अगर ई-कॉमर्स के अलावा इन जनरल हम बात करें तो और आप एक काम और बताइए जो आप अच्छा कर सकते हैं। जी मैम, मैं लॉ एंड ऑर्डर है उसकी सिचुएशन को सुधारने के प्रयास करूँगा। और अभी खराब है सिचुएशन यहाँ पे? ख़राब तो नहीं कह सकते मैम, कहीं ख़राब है, जैसे पूर्वी राजस्थान में है, डकैती की समस्या है, ये चंबल में है, तो उसके लिए जा सकते हैं आप। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। यस कमिंग, बैठिए। थैंक यू सर। ललित जी, जी सर। आपका अपीयरेंस बहुत अच्छा है। जी सर। एक अभिवादन करते समय आपकी वॉइस बिल्कुल नहीं थी। जी सर। तो थोड़ा अभिवादन करते समय लोगों को लगे भी कि ग्रीटिंग किया है आपने। जी सर। मे आई कम इन? गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून सर्स। तो बैठने के लिए कहा जाए थैंक यू बोल के बैठे। जी सर। और आई कॉन्टेक्ट यद्यपि आपका ठीक है, पर उत्तर देते समय जब लंबे उत्तर हो तो 5-7 बार आप कम से कम पूरे बोर्ड मेंबर से उत्तर देते देते इस तरीके से आपके आई कॉन्टेक्ट होना चाहिए। 2-2 सेकंड आप हर बोर्ड मेंबर की ओर देखें, ठीक है और सर। अच्छा रहेगा आपका ना। जी सर। कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा है, आप अच्छा उत्तर देते हैं, मुस्कुराहट चेहरे पे रखते हैं, जी पॉजिटिव सर। एनर्जी है एकदम। प्रेजेंटेशन में कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है। जी सर। नॉलेज परफेक्ट है आपका। जी तो सर। मेरी सलाह ये है कि अब नया ज़्यादा नहीं पढ़ना है, टाइम नहीं है आपके पास। जी जो सर। आज तक साक्षात्कार के लिए आपने पढ़ा उसको एक बार देख लीजिए, ठीक है सर। ठीक है। और आपके होम डिस्ट्रिक्ट की आर्ट कल्चर, वहाँ का पर्यटन, हिस्ट्री, इसको देख लीजिए। जी सर। थोड़ा ई-कॉमर्स के बारे में और बेहतर जानकारी आपकी होनी चाहिए। जी सर। क्योंकि ये हॉबी अपने आप में अनोखी है। जी सर। प्रॉब्ली है ना कि ई-कॉमर्स का उपयोग करना और उसके बारे में जानना। जी सर। तो यद्यपि ये कोई हॉबी नहीं है, पर आपने मेंशन की है, जी सर। तो इसके बारे में आपसे क्वेश्चन हो सकते हैं। ई-कॉमर्स पॉलिसी क्या है, जी सर। इसको जरूर देख लीजिएगा। जी फिर सर। जो ई-कॉमर्स है इसका एक्सपोर्ट में कितना महत्व है, जी सर। एमएसएमई इंडस्ट्री में कितना महत्व है, रूरल जो इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए इसका क्या महत्व है, जी सर। जैसलमेर के कौन से उत्पाद है जिनको ई-कॉमर्स के माध्यम से बेचा जा सकता है, जी सर। ई-कॉमर्स की पॉलिसी में अभी कुछ बदलाव हुए, उसको लेकर के कुछ विवाद थे, वो क्या क्या थे, जी ठीक सर। है। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में ई-कॉमर्स को पहली बार शामिल किया गया है। जी सर। उसके प्रावधान भी आपको देखने चाहिए, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। प्रश्न को ध्यान से सुनकर सोच करके उत्तर दीजिए। आप उत्तर यद्यपि अच्छे देते हैं, लेकिन एक भी गलत उत्तर, अगर आपको लग रहा है नहीं पता है तो तुक मत मारिए वहाँ पे, या तो फिर परमिशन लीजिए जी कि सर। मैं 100% तो नहीं जानता, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं अंदाजा लगा सकता हूँ, जी सर। ठीक है। नक्सली हमला अभी हुआ है, जी सर। 5-10 दिन तक अब लगातार सुर्खियों में रहेगा। जी सर। तो इसके बारे में नक्सल समस्या क्या है, जी इसके सर। कारण क्या थे, जी फिर सर। इसने कैसे ये खतरा बन गया हमारे जी लिए। सर। नक्सल अभी कहाँ कहाँ ज्यादा मतलब समस्या जी है, सर। राजस्थान के किन जिलों में है, ठीक जी है। सर। और इसके निदान के लिए क्या करना चाहिए, जी सर। ठीक है, जी सर। ये आपको देखना चाहिए। बाकी ओवरऑल परफेक्ट है आपका। कुछ और पूछना है? नहीं सर। ठीक मेरे है। ख्याल से वो जो मैंने पूछा था ना, क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर है? जी सर। मेरे ख्याल से बीइंग एन एक्स सर्विसमैन, आप अपना जो है ना वक्तव्य उस पर ज़रा न्यूट्रल ही रखें। जी सर। सर मैंने एक्चुअल में वहाँ 8 महीने ऑपरेट किया है नक्सल एरिया में। जो अभी कल भी डेड बॉडी लाए तो मेरे साथ वाले लड़के ही लाए है। एयरफोर्स का सपोर्ट है सर, वहाँ बेस एयरफोर्स का है, तो एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर जाते हैं, उनके प्रोटेक्शन में गरुड़ कमांडो ही जाते हैं सर। तो वो ठीक है। हाँ। अखबारों में ये आ रहा है कि इंटेलिजेंस फेलियर है ये और वो, जी सर। तो ये क्या ज़रा सेंसिटिव चीज़ है। जी सर। तो उस पर अपना कमेंट आप उसे बोले सर अखबारों में ऐसा आ रहा है। जी सर।
हम लोग नेगेटिव एक डिफेंस वाले से Especially ऐसा आपसे पहले ये ऐसा होता होता है ना हाँ कि सर। हमारी डिफेंस वालों से भी गलती हो जाती है, लेकिन हम उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए कि हमारे कि आप उसमें ये कह सकते हैं कि भाई ये कहीं ना कहीं कोई टैक्टिकल मिस्टेक वहाँ पे हुई है, जी सर। कोऑर्डिनेशन की कमी हो सकती है, जी सर। लेकिन एकदम से जो फेल्योर बता देना भी ठीक नहीं है। क्योंकि 32 जवान का शहीद होना कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। जी सर। वैसे तो सर काउंटर इंटेलिजेंस उन्होंने प्रोपेगेंडा किया, जानबूझ के अफवाह फैलाई कि हिडम्बा यहाँ ये है। सब जगह होता है। हाँ, आप तो हाँ। आर्मी में रहे, आप तो एयरफोर्स में रह चुके हैं, सब जगह होता है। जी सर। पर उसको इतना आसानी से अपन कबूल नहीं करेंगे। जी सर। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। बाकी सब परफेक्ट है आपका। जी सर। चारण साहित्य के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो उसको आप देख लीजिएगा ना, जैसलमेर के जैसे मांगणियार कलाकार जी सर। और बाकी वहाँ के जो भी हैं वो भी थोड़ा देख लीजिए। रावण हत्था, जी सर। इंस्ट्रूमेंट, जी। चारण साहित्य क्यों फेमस है, जी सर। इसको भी आपको देखना चाहिए। ज़रूर सर। हाँ। ये लीजिए आपका पेपर। सहारा लेके नहीं उठना है वहाँ साक्षात्कार में। ओके, थैंक यू सर। दूसरा, टेबल पे हाथ नहीं रखने हैं, वहाँ पे टच भी नहीं करना उसको। जी सर। थैंक यू सर। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।